प्राचीन समय की बात है। एक गांव था रतनपुर, जहां पर एक रतन नाम का गरीब किसान रहा करता था। उस गांव में सभी गरीब ही रहा करते थे, तो किसी तरह अपने खेत में काम करके अन्न उपजाते थे और थोड़े में ही अपना गुजारा कर लिया करते थे। उनको अमीर बनने की लालसा न थी, न ही उन्हें कोई राजा बनना था, तो उनके पास जितना भी था उसी में मदमस्त रहा करते थे। रतन के घर के सामने ही एक बुढ़िया का घर था। बुढ़िया का अपना कोई नहीं था, तो वह रतन से अपने कामों में मदद ले लिया करती थी। रतन भी उसे असहाय समझकर सहायता कर दिया करता था। पड़ोसी होने के नाते और बुजुर्ग होने के कारण बुढ़िया को रतन काकी कहकर संबोधित किया करता था। हालांकि वह रतन की अपनी काकी न थी, फिर भी दोनों काकी और रतन मिलजुल कर रहा करते थे, जैसे दोनों अपने हों। सच तो यही था कि काकी का रतन के अलावा कोई दूसरा भी नहीं था। वह अपने बुढ़ापे का सहारा रतन को ही समझती थी। गांव और नगर में यही तो फर्क होता है कि नगर में कोई अपने पड़ोसी को भी नहीं पहचानता, जबकि गांव में अनजान को भी लोग भोजन का प्रबंध किए देते हैं। तो रतन भी निस्वार्थ भाव से बुढ़िया के लिए भोजन का प्रबंध किए देता था। अकेला आदमी था, उसे कोई रोकने टोकने वाला न था। न पत्नी थी, क्योंकि अभी उसका विवाह भी न हुआ था। वैसे काकी चाहती थी कि रतन का विवाह हो जाए, परंतु चाहने से कुछ भी होने वाला नहीं था। गरीब का गांव था, तो कोई भी उस गांव में अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता था। अब कोई मजबूर लाचार आदमी ही उस गांव में आ पाता था। रतन आवश्यकता से ज्यादा सीधा भी था और घर में कोई दूसरा प्राणी भी नहीं था। काकी को ही विवाह के लिए मोर्चा संभालना था, तो वह किसी एक स्त्री की खोज में लग गई। उसे जल्दी ही सफलता भी मिल गई। काकी दूसरे गांव किसी काम से गई हुई थी और लौट रही थी कि उसी रास्ते में एक स्त्री मिल गई, जो रास्ता भटक गई थी और वह बहुत ही भुलक्कड़ भी थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसके गांव का नाम क्या था, तो वह इस बात को भी भूल गई थी कि उसका विवाह हुआ है या नहीं भी। उसे ना तो पिता का नाम याद था, ना पति का। हालांकि काकी बेवकूफ न थी, उसके माथे का सिंदूर देखकर अंदाजा लगा ली कि यह विवाहित है, मगर पागल है। अब यह खो गई है और जब इसे पति का ही ख्याल नहीं है, तो यह रतन के साथ भी रह सकती है। इसे तो बस विश्वास दिला देना है कि यही तुम्हारा पति है, तो यह मान जाएगी। काकी जब देखी कि वह स्त्री लगातार रोए जा रही है, पूछने पर कुछ भी नहीं बता पा रही है, तो काकी बोली कि बेटी रो मत, मैं तुम्हारे पति के पास ले चलती हूँ। वह स्त्री को बहला फुसला कर रतन के घर ले आई और रतन को समझाई कि देख, यह बहुत बेवकूफ स्त्री है, मगर तेरे काम की है, तू इससे विवाह कर ले। रतन बोला कि काकी, यह एक विवाहित स्त्री लग रही है, इसके साथ धोखे से विवाह करना एक धोखा होगा। अगर इसका पति खोजता हुआ यहाँ पर आ गया, तो उसे उस स्त्री को लौटाना पड़ेगा या वह बताना पड़ेगा कि उसकी पत्नी के साथ धोखे से विवाह कर लिया गया है, तो बहुत विवाद बढ़ जाएगा। अच्छा तो यही रहेगा कि पता लगाकर इस स्त्री को इसके खुद के घर भेज दिया जाए। हो सकता है स्त्री के बच्चे भी हों, बिन माँ के कैसे वह बच्चे रह पाएंगे। बुढ़िया बोली, रतन तुम फिजूल की बातें सोच लेता है। अरे स्त्री के विषय में कुछ नहीं जानते, मैं स्त्री हूँ, स्त्री की परख मुझ में है। यह स्त्री ना तो किसी की पत्नी है, ना इसका कोई बच्चा है, बिल्कुल कुंवारी है। इसमें बस एक कमी है कि बेवकूफ है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें एक स्त्री चाहिए तो यह एक पुण्य स्त्री है, यह तुम्हारे काम की है। आदमी को स्त्री सिर्फ अपने वंश बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। अब अलग बात है कि आदमी स्त्री से बहुत सारे काम भी करा लेता है, उसे गधे की तरह खटा भी देता है, घर का सारा काम, पशुओं की रखवाली, फिर अपनी सेवा इत्यादि करा लेता है और
स्त्री अपने पति के सुख के खातिर सभी काम कर सकती है, या कोई बुरी नहीं है। घर का काम भी करेगी, तुम्हारे लिए बच्चे भी पैदा करेगी। रतन बोला, नहीं काकी, मैं इस स्त्री से अभी विवाह नहीं कर सकता। मैं देखूंगा कि कोई इसे खोजने आता भी है या नहीं। जब नहीं आएगा तब इसे पत्नी बना कर रख लूंगा। काकी बोली, तुम अपने तसल्ली के लिए 1 सप्ताह तक यह भी कर सकते हो। रतन ने 1 सप्ताह तक देख लिया कि कोई भी आदमी गांव में किसी स्त्री की खोज में नहीं आया है, तो काकी के कहने पर उस स्त्री के साथ विवाह कर लिया। स्त्री भी उसके साथ रहने लगी। 1 साल में ही उसे एक पुत्र भी हो गया, तो दूसरे साल में भी एक पुत्र हो गया। हालांकि उस स्त्री को अपने पुत्र होने पर कोई खुशी न थी। दोनों बच्चों का लालन पालन काकी को ही करना पड़ रहा था। हालांकि काकी स्त्री को घर के ऊपर ही छुपा कर रखती थी। उसे पता था कि यह स्त्री किसी और की है, और भले यह रतन के साथ रह रही है, बच्चे भी पैदा कर डाले हैं, मगर आज भी किसी की राह देख रही है। धीरे धीरे रहते हुए अब स्त्री को 5 साल गुजर गए, तो काकी को लगा कि अब स्त्री से खेत का काम भी करा लिया जा सकता है। यह घर में रहते हुए बहुत उदास हो जाती है। जब घर बाहर काम करेगी तो इसकी उदासी मिट जाएगी, यही सोचकर स्त्री को रतन के साथ खेत पर भेज देती थी। उधर एक 8 साल के बच्चे के साथ एक आदमी कुछ खोजता हुआ गांव में आ पहुंचा था। स्त्री उस आदमी की तरफ ध्यान से देखी जा रही थी। उस आदमी को भी कुछ शंका हुई तो रतन के खेत पर चला गया। स्त्री उसे देखते ही दौड़कर उससे लिपट गई। वह कभी बच्चे को चूम रही थी तो कभी उस आदमी से लिपट जा रही थी। रतन खड़े खड़े सब देख रहा था। स्त्री की यादाश्त लौट आई थी। वह रतन की तरफ देखकर बोली कि देखो, यह मेरे पति हैं, यह मेरा बेटा है, मगर तुम कौन हो? यह सब बातें मैं तुमको क्यों बता रही हूँ? मैं भी कितनी पागल हूँ, अपनी बात दूसरे से कहने लगती हूँ। वह स्त्री उस आदमी और बच्चे के साथ चल दी। रतन देखता ही रह गया। उस स्त्री को याद ही नहीं रहा कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। रतन उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। उसे पहले से ही इस बात का शक था कि यह स्त्री विवाहित है और किसी की पत्नी है। इसका दिमाग फिर गया है, इसीलिए सब भूल गई है। यह बात शुरू में काकी से कह भी चुका था, मगर जब अपने पति और बच्चे को सामने देख ली तो उसको सब याद हो आया, मगर यहाँ की बातें भूल गई या छिपा ली। रतन से न तो उस आदमी से कुछ पूछा गया, न स्त्री ही कुछ कही, दोनों चले गए। रतन देखता ही रह गया। वह घर आया तो काकी से बताया कि काकी, मैं शुरू से ही कह रहा था कि वह स्त्री विवाहिता है, मगर तुम न मानी, मेरा विवाह करा दी। आज उसका पति आया और ले गया, मैं अब क्या करूं? अपने आप को संभालूं या दोनों बच्चों को? किसी स्त्री के साथ समय बिता लेने के बाद उसे भूल पाना आसान नहीं होता। अब उसे कैसे भूल पाऊं? काकी बोली, तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? रतन बोला कि जब उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं कर भी क्या सकता था। काकी बोली कि अब तुम उसे भूल जाओ और इन बच्चों का पालन करो। बच्चे ही बड़े होकर पिता का सहारा बनते हैं। रतन बोला कि नहीं काकी, स्त्री के बिना आदमी का जीवन बेकार है। आदमी जब तक स्त्री से दूर है तभी तक ठीक है। स्त्री मिलने पर आदमी पूर्ण होता है, और जब स्त्री आकर चली गई तो मेरी हालत उस मछली की तरह हो गई है जो पानी से बाहर निकाल दी गई है। रतन को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह एक दिन घर से निकला और कहीं चला गया। काकी के बहुत खोजने पर भी वह कहीं नहीं मिला, तो अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी काकी के सिर पर आ पड़ी। वह उस दिन पछता रही थी जब स्त्री को घर लाई थी। ना वह स्त्री को घर लाती, ना यह दिन देखने पड़ते। रतन कितना आज्ञाकारी था, मेरी सेवा अपनी माँ की तरह करता था, मगर स्त्री उसे बवाल बना गई और मेरे ऊपर 2 जिम्मेदारियां छोड़ गई। काकी बच्चों का पालन करने लगी। रतन के पास जमीन और घर था,
बस और कोई काम करने वाला नहीं था। काकी ने दोनों बच्चों के माता पिता की जिम्मेदारी निभाई। दोनों का नाम भी रखा। बड़े का नाम मंगरू तो छोटे का नाम संगरू रखा। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। 12 साल के होते होते बुढ़िया ने उन्हें जिम्मेदारी संभालना सिखा दिया। वह उन्हें समझाई कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, शरीर से कमजोर आई हूँ, इस बात का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हालांकि बुढ़िया अभी बहुत ताकतवर थी, शरीर से कठोर मेहनत कर लेती थी, इसलिए अभी निरोगी बनी हुई थी। दोनों सयाने हो चले थे तो बुढ़िया को बहुत आराम मिल गया था। दोनों अब घर का काम संभाल लिया करते थे। एक दिन फिर बुढ़िया के दिमाग में एक बात आई कि अब तो दोनों का विवाह हो जाए, मगर रतन वाली बात सोचकर वह कांप गई कि मैंने एक बार विवाह क्या करा दिया। बेटा से हाथ धो बैठी। रतन आज तक फिर लौटकर नहीं आया, पता नहीं उसका क्या हुआ, मर गया या जिंदा भी है। वह मेरे लिए नहीं तो बेटों के लिए भी कभी नहीं आया। वह इस बात को सोचकर फिर दोनों से इस पर कोई बात नहीं की। उधर मंगरू और संगरू कभी कभी माँ वाली हरकत भी कर दिया करते थे। वह पागलपन भर काम किया करते थे। एक दिन पड़ोस में बसे जगत का लड़का नटखट ससुराल अपनी पत्नी को लाने जा रहा था, तो दोनों ने सुना कि नटखट ससुराल जा रहा है, वह भी अपनी पत्नी को लाने, तो दोनों ने फैसला किया कि हम भी पत्नी लाने ससुराल जाएंगे। जब वह खेत से घर आए तो बोले कि दादी कल हम ससुराल जा रहे हैं पत्नी लाने। दादी बोली क्या बेवकूफ़ी वाली बातें करते हो, अरे तुम लोगों का अभी विवाह कहाँ हुआ है। तब मंगरू बोला कि दादी तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझो, हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि सुबह में नटखट ससुराल गया है पत्नी लाने, उसका भी अभी विवाह कहाँ हुआ है। आदमी जब पत्नी लाने ससुराल जाता है तभी तो विवाह हो पाता है। दादी बोली कि बेवकूफ़ हो, नटखट का विवाह हुए 10 साल हो गया है, अब जाकर उसकी पत्नी सयानी हुई है तो उसे लाने के लिए ससुराल गया हुआ है। तुम दोनों का भी जब विवाह हो जाएगा तो पत्नी लाने जाना या फिर विवाह होते ही साथ लेते आना। मंगरू बोला दादी मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, तुम नहीं चाहती कि हम ससुराल जाएं और अपनी पत्नी लाएं। दादी बोली कि तुम दोनों बावले मत बनो, चुपचाप जाकर अपना काम करो, मैं तुम दोनों का विवाह जल्दी ही करा दूंगी, तब तुम दोनों ससुराल जाना और पत्नी लाना, मुझे भी आराम मिल जाएगा। मुझे क्या पड़ी है कि मैं बहती हुई गंगा में हाथ ना धूं, तुम दोनों के लिए भोजन बनाती हूँ, फिर बहू जब घर में आ जाएगी तो हमारी मौज ही मौज होगी, तुम दोनों को भी चांद कटेगी। अब जाओ और अपना काम करो। दोनों खेत में काम करने तो चले गए, मगर उन्हें लग रहा था कि दादी हमारे साथ कुछ चीटिंग कर रही हैं। हमारा भी विवाह कहीं हुआ है मगर बता नहीं रही हैं। शायद बहू से दादी को कोई खतरा है। अकेले अकेले घर में दूध दही खाती रहती हैं, हम अलग से 2 नौकर उनके लिए है ही। अगर घर में बहू आ गई तो दादी को उन्हें भी खाना देना पड़ेगा। दोनों का मन काम में नहीं लग रहा था। वह खेत पर बैठकर नटखट के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी गांव का एक आदमी जिसका नाम सुखारी था, वह चुगली करने में बहुत ही माहिर था। दिन भर में एक बार जब तक किसी के साथ चुगली नहीं कर लेता था तब तक उसका खाना नहीं पचता था। वह जब देखा कि दोनों उदास बैठे हुए हैं तो सुखारी उनके पास गया और बोला कि बच्चा बड़ी उदास बैठे हो। तब दोनों ने बताया कि देखो ना काका, दादी हमें ससुराल जाने ही ना देती है, जबकि नटखट ससुराल चला गया है। सुखारी को चुगली करने का अच्छा मौका मिल गया। यह बात तो उसे पहले से ही पता थी कि दोनों अव्वल दर्जे के बेवकूफ़ हैं, मगर आज खुद उनकी बातों से भी जान गया था तो वह कहने लगा कि बच्चा, जो तुम्हारी दादी है ना, वह तुम्हारी कोई अपनी दादी नहीं है। अपनी होती तो उसे अपने नातियों की चिंता होती,
उनकी बहुओं की चिंता होती, मगर बुढ़िया तो एक नंबर की डायन है। वह तुम्हारी माँ को डंडे से मारकर भगा दी, तुम्हारे पिता को बहुत मारा तो वह भी भाग गया। अब वह तुम दोनों को गुलाम बनाकर काम ले रही है। तुम्हारा विवाह तो हुआ है, लेकिन तुम दोनों को बता नहीं रही हैं। तुमको गुलाम बनाकर काम ले रही हैं। वह जब तक रहेंगी तब तक तुम्हारी पत्नी को तुमसे लाने ना देंगी। अपना सुख देख रही हैं। और फिर तब वह लड़का कहने लगा, अरे वह हमारी दादी नहीं है तो उनका मोह क्या करना, हम उसे छोड़कर अपनी पत्नी को तलाश में निकल पड़ते हैं। अभी वह बातें कर ही रहे थे कि देखे नटखट अपनी पत्नी को लिए आ रहा था, तो दोनों ने ठान लिया कि वह भी अपनी पत्नी का पता लगाने जरूर जाएंगे, लेकिन पहले दादी से फैसला करके जाएंगे कि वह हम दोनों से हमारे ससुराल के विषय में क्यों छुपा रही हैं, और जब हमारी अपनी दादी ही नहीं है तो हमारे ऊपर बोझ क्यों बनी हुई है। वह घर गए और दादी से बोले कि दादी, हमने पता लगा लिया है कि तुम हमारी अपनी दादी नहीं हो। तुम हमारे मेहनत पर राज कर रही हो। तुम हमारे माता पिता को भी मार पीट कर भगा दी और तुम हमारी कोई नहीं हो। बुढ़िया बोली कि बताने वाले ने तुमसे यह नहीं बताया कि तुम्हें अपने बच्चे की तरह किसने पाला, इतना बड़ा तुम्हें किसने किया, अपने दुख सहकर भी तुम्हें खुश रखा। मंगरू बोला कि जब तुम मेरी माँ और पिता को मार पीट कर भगा दी तो तुम्हें मेरा पालन पोषण तो करना ही था। तुमने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। अब हम तुम्हारे साथ तभी रह सकते हैं जब तुम बता दोगी कि तुमने हमारा विवाह कहाँ किया है और हमारी पत्नियां कहाँ हैं। बुढ़िया बोली कि अरे बेवकूफ, जब तुम दोनों का विवाह ही नहीं हुआ है तो मैं तुम्हें कहाँ किसके घर भेजूं, और रही बात कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो तो मैं भी तुम दोनों के साथ रहने को भूखी नहीं हूँ। मैंने जिंदगी में अब तक सिर्फ खोया है, पति खोया है, पुत्र खोया है, मेरी एक बेटी थी उसे भी खोया है। मैं रतन की पत्नी को खोई हूँ, खुद रतन को भी खोया है। अब कहाँ तक गिनाऊं कि मैंने क्या क्या खोया है, और अब तुम दोनों नहीं रहना चाहते हो तो मुझे कोई हैरानी नहीं है। मुझे खोने की आदत सी पड़ गई है। अब तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे मिले ही नहीं, मैं अकेले ही रहूँ। बुढ़िया का घर भी पास ही में था, उसकी झोपड़ी अब भी सलामत थी। वे तो दोनों के पालन पोषण के लिए आकर रतन के घर में बस गई थी, मगर उसे भूल महसूस हुई तो अपनी झोपड़ी में चली गई। उसे आज एहसास हुआ कि अपना सुनहरा जीवन बर्बाद कर दिया। उसे तो भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में लग जाना चाहिए था, मगर स्वार्थ बस एक के घर की देखभाल में रह गई। मंगरू खुश हुआ कि चलो बुढ़िया टली, बैठे बैठे खाती थी, जब मेहनत करेगी तब पता चलेगा। संगरू बोला, लेकिन भैया वह हमारे ससुराल के विषय में कुछ न बतलाई, वह जरूर कोई बड़ा राज छुपा रही है। मंगरू बोला कि अब उस बुढ़िया के पास हमें नहीं जाना है, जो कुछ भी होगा हम खुद से ही कर लेंगे। दोनों के पास एक गाय थी, उसे बेच दिए और सोचे कि हम अब किसी नगर में चलकर कोई काम करेंगे और उधर ही बस जाएंगे। हम अपना विवाह भी अब उधर ही कर लेंगे। दोनों दूसरे दिन नगर के लिए निकल पड़े। दोनों के पास गाय का पैसा था तो उन्हें रास्ते में खाने पीने की कोई परेशानी ना हुई। 2 दिन तक चलते रहे, मगर उन्हें कहीं शहर नहीं दिखा। उन्हें खुद पता नहीं था कि किधर जा रहे हैं। वह एक ही रास्ते पर कभी आगे जाते थे, कभी पीछे चलते थे। वह कभी घर से बाहर घूमने के लिए निकलते नहीं थे तो किसी से कुछ पूछने में भी शर्माते थे। चलते चलते एक गांव में उन्हें रात हो गई तो रहने की जगह तलाशने लगे। आखिर उन्हें जब कोई स्थान नहीं दिखाई दिया तो वह एक स्त्री से पूछ लिए कि इस गांव में कोई ठहरने लायक जगह है। तो स्त्री ने बताया कि गांव में आगंतुकों के ठहरने लायक कोई जगह नहीं है। हाँ, गांव से बाहर एक मंदिर है जहाँ राहगीर ठहरते हैं, मगर वहाँ बहुत सजग होकर ठहरना पड़ता है,
चोर लुटेरे भी आकर राहगीर के भेष में ठहर जाते हैं और आधी रात में मुसाफिरों का सामान लेकर भाग जाते हैं। तुम दोनों नए हो, बहुत भोले भाले लगते हो, इसीलिए तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हारे पास कोई सामान हो तो एक आदमी सो जाना तथा दूसरा पहरा देना। तब दूसरा बोला, अच्छा, तुमने हमें बतलाकर बहुत अच्छा किया, हम वहाँ बहुत सजग होकर सोएंगे। दोनों गांव के बाहर मंदिर पर चले गए तो देखा कि दो आदमी पहले से वहाँ पर ठहरे हुए हैं। मंदिर का पुजारी गांव का ही था, तो पूजा पाठ करने के बाद मंदिर में पर्दा डालकर फिर दरवाजे पर ताला लगाकर घर चला गया। अब बरामदा खुला हुआ था तो कोई भी आने जाने वाला बरामदे में ही सो जाता था। दो आदमी वहाँ पर पहले से ही सोए हुए थे। दोनों वहाँ जाकर बैठ गए और मंगरू बोला कि भाई संगरू, तुम अभी जाग कर सामान की रखवाली करो, हम सो जाते हैं। संगरू बोला कि बहुत चालाक बनते हो भैया, अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ ही चलते चलते थक गया हूँ, तो छोटा होने के नाते मैं पहले आराम करूँगा और तुम जाग कर पहरेदारी करोगे। मंगरू बोला, तो चलो हम अभी दोनों ही सो जाते हैं। संगरू बोला कि पागल मत बनो, अभी तुमने नहीं सुना उस स्त्री की बात कि इस मंदिर में चोर बदमाश भी ठहरते हैं। तुम दोनों में से एक जाग कर अपनी सामान की रखवाली करना। मंगरू बोला, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तुम जाग कर पहरेदारी दो। दोनों की बात वहाँ पहले से बैठा आदमी सुन रहा था। उसने कहा कि भैया, वह स्त्री तुम दोनों से भी मिली हुई थी, वह हमसे भी मिली थी। उसने हम दोनों से भी यही बताया कि मंदिर पर बड़ी ही सजग होकर सोना पड़ता है, चोर बदमाश मंदिर पर ठहरते हैं, तो हम दोनों भी सजग हैं। हालांकि अभी यहाँ कोई चोर बदमाश नहीं दिखाई दिया, वह तो आधी रात में आते होंगे ना, अभी तो हम आराम कर लेते हैं। मंगरू बोला, अरे नहीं, हम नहीं सो सकते, हम में से एक आदमी जागेगा और एक सोएगा। तब दोनों राहगीर बोले कि भाई, इस तरह तो बहुत दिक्कत होगा, हम 4 लोग यहाँ हैं, अभी हम 2 आदमी सो जाते हैं, तुम दोनों भाई आधी रात तक पहरा दो, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सामान है, तुम दोनों से भी ज़्यादा सामान है, एक और दूसरे पर विश्वास करना भी जरूरी हो जाता है, तो तुम दोनों हमारे सामान की रखवाली करो, आधी रात के बाद फिर हम तुम्हारे सामान की रखवाली कर देंगे। हाँ, सुबह हम जल्दी ही अपने गंतव्य के लिए निकलेंगे तो अब दोनों को जगा देंगे। अरे भैया, प्रदेश में यही तो एक देखने को मिलता है कि 2 अच्छे मुसाफिर मित्र बन जाते हैं, और हमने तो यहाँ तक देखा है कि यात्री के पसंद आने पर शादी विवाह की भी बात चला देते हैं। उस यात्री का साथी बोला, अरे मेरे को ही देख लो, मैं कौन बारात लेकर ससुराल गया था, मेरा विवाह तो राह चलते चलते हो गया था। हमारे साथ एक यात्री ठहरा था, उसके पास सोने चांदी से भरा एक बोरी था, जिसकी रखवाली मैं रात भर पूरी ईमानदारी के साथ करता रहा। सुबह में जब वह आदमी जागा तो मेरे पर बहुत ही खुश हुआ और अपने साथ मुझे अपने घर ले गया। उसके घर 6 जवान खूबसूरत लड़कियां थी। उसने कहा कि तुम इनमें से किसी एक को पसंद कर लो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था। तब उसने ही मेरे को उनमें से एक पत्नी छान कर दे दिया। वह क्या मजे से हमारी जिंदगी कट रही है। दूसरा बोला कि यह तो कुछ भी नहीं है, अरे मैं एक बार यात्रा कर रहा था कि रास्ते में एक जंगल पड़ गया। एक सेठ जी अपने तांगे पर लाद कर हीरे जवाहरात लिए जा रहे थे कि जंगल में बरसात शुरू हो गई। सेठ और मैं जंगल में घिर गए। बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी कि वर्षा में ही 2 डाकू सेठ जी का माल लूटने के लिए आ पहुँचे। सेठ जी डर के मारे कांपने लगे, तो मैं बोला कि सेठ जी डरो नहीं, मैं तो हूँ, फिर डरने की कोई बात नहीं है, मैं इन दोनों डाकुओं को मार पीट कर भगा सकता हूँ। सेठ बोला कि मेरे को बचा लो, मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूंगा, उससे तुम्हारा विवाह करा दूंगा। इतना सुनना था कि मेरे में जोश आ गया और
मैंने एक ही मुक्के में दोनों डाकुओं को मार गिराया। डाकू जान बचाकर भाग गए। सेठ मुझे अपने घर ले गया। सेठ ने पलंग पर सुलाया, सेवा में अपनी बेटी को लगा दिया व फिर उस लड़की से विवाह करा दिया। हम उसे लेकर घर चले आए। दोनों राहगीर ने मंगरू और संगरू से पूछा कि भाई तुम दोनों की कोई कहानी हो तो सुनाओ। दोनों भाई बोले कि हमारी जिंदगी की अभी कोई कहानी नहीं है। हम तो अभी पहली बार घर से निकले हैं। हमारा अभी विवाह भी नहीं हुआ है। दोनों राहगीर बोले तब तो तुम्हें चोर बदमाशों से लड़ने का कोई अनुभव नहीं है, तो तुम दोनों पहले पहरेदारी दो और आधी रात के बाद हम दोनों देंगे, क्योंकि आधी रात के बाद ही चोरों का हमला होता है। दोनों राहगीर सो गए और दोनों भाई जागकर पहरेदारी देते रहे। आधी रात में दोनों ने उन दोनों को जगा दिया कि सोए ही रहोगे कि हमें भी सोने दोगे। दोनों जाग गए और बोले कि तुम दोनों कितने अच्छे हो, देखो समय से जगा दिया। अब तुम दोनों इत्मीनान से सो जाओ। अब हम दोनों सुबह तक पहरा देंगे। सुबह में साथ ही चलेंगे और भगवान ने चाहा तो तुम दोनों दुल्हन लेकर घर लौटोगे। अब सो जाओ। दोनों की आंखों में नींद पहले से ही आ रही थी। गिरते ही घोड़े बेचकर सो गए। सुबह में पुजारी ने उन्हें जगाया कि कौन हो भाई, अब तक सोए हुए हो? अरे अब अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करो। मंगरू ने देखा कि उसका थैला वहाँ नहीं है, मगर उन दोनों का भरा बोरा वहीं पर पड़ा हुआ है। तो संगरू बोला कि देखो हमारे सहयात्री कितने बेवकूफ़ हैं, अपना भरा हुआ बोरा यहाँ पर छोड़ गए हैं और हमारा छोटा थैला लेकर चले गए हैं। दोनों भाई उनकी मूर्खता पर हंसने लगे। पुजारी बोला कि ज़्यादा खुश मत हो, पहले उस बोरे में देख लो कि कोई चीज़ काम की है भी या नहीं। मंगरू ने जब बोरा खोला तो उसे गस्ती आ गई और वह चक्कर खाकर गिर पड़ा। उस बोरे में कचरा भरा था, जबकि उसके खुद के थैले में गाय का बेचा हुआ पैसा था और खाने का कुछ सामान भी था। अब दोनों बुरी तरीके से लुट चुके थे। दोनों गप्पे हाँक कर इन दोनों को बेवकूफ़ बना गए थे। पुजारी ने दोनों के लिए कुछ भोजन का प्रबंध किया तो दोनों आगे के लिए प्रस्थान किए। अब उनके पास भोजन की ही समस्या आ गई कि अब क्या करें। वे अब दिन भर चलते रहे, मगर भोजन की चिंता उन्हें खाए जा रही थी कि अब भोजन का क्या प्रबंध करें। संगरू ने सलाह दिया कि चलो किसी गांव में हम कोई काम खोजते हैं। वह शाम में एक गांव में गया। दोनों बहुत प्यासे हुए थे तो एक कुएं के पास गए। उस वक्त 4-5 नवयुवतियां पानी भर रही थीं। दो तो बातें करने में इतनी मशहूर थीं कि उन्हें आभास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बात कोई दूसरा भी सुन रहा है। वह बात कर रही थी, सखी मेरे विवाह को 5 साल हो गए हैं, अब तक मेरा पति गौना कराने नहीं आया। पता नहीं क्या हुआ, जिंदा भी है या मर गया। कोई मेरी खोज खबर भी नहीं ले रहा है। जबकि अन्य सखी सहेलियों के ससुराल से हर पर्व त्योहार पर सास ससुर नए वर्ष मिठाइयाँ भिजवाते हैं। दूसरी बोली कि तेरी ही हालत मेरी ही जैसी है। मेरे विवाह को 8 साल हो गए हैं। मेरे पिता तो उनके गांव में भी पता लगा आए हैं कि वे जीवित हैं कि मर गए हैं, तो पता चला कि सब कहीं चले गए हैं। घर में ताला लटक रहा है। हम दोनों की जिंदगी नरक बन गई है। उधर दोनों की बात दोनों भाई सुन रहे थे। मंगरू संगरू को एक तरफ खींच कर ले गया और बोला कि एक के पीछे तू लग जा, एक के पीछे मैं जाता हूँ। ध्यान रहे, सिर्फ इनके पीछे इनका घर देखने जाना है, इनके घर नहीं जाना है। फिर लौटकर हम दोनों इस कुएं पर ही मिलेंगे। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों स्त्रियां वहां से अपने अपने घर को चल दीं और तो मंगरू एक के पीछे पीछे उसका घर देखने चला गया तथा दूसरी के पीछे संगरू चला गया। दोनों ने दोनों लड़कियों का घर देख लिया। दोनों ही अत्यंत गरीब घर की लड़कियां थी। दोनों भाई कुएं पर फिर वापस आकर मिल गए। संगरू बोला, भाई यह बात है कि लड़की के घर
देख लेने से हमें क्या फायदा होने वाला है। संगरू बोला कि यह बता भाई कि लड़की का घर देखने से हमें क्या फायदा होने वाला है। मंगरू बोला अभी तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है, मगर कभी न कभी जरूर कोई फायदा मिलेगा। चलो पहले हम किसी रोजगार के तलाश में पड़ते हैं। दोनों काम के तलाश में चल दिए। हालांकि उसी गांव में दोनों को शाम हो गई थी, मगर उस गांव में ठहरना उचित नहीं समझते थे। वे अगले गांव के लिए चल पड़े। आगे गांव में ही रात को एक किसान के घर ठहर गए। रात में किसान ने जान लिया कि यह दोनों रोजगार के तलाश में निकले हैं, तो सोचा कि खेती का समय है, हम इन दोनों का उपयोग आसानी से ले सकते हैं और यह तो भोजन पर भी एक माह काम कर देंगे। तो वह सुबह में बोला कि तुम दोनों काम की तलाश में नगर जा रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं कि वहां जाते ही तुम्हें काम मिल जाएगा। नगर में काम अनुभव वाले आदमी को मिलता है। जिसके पास कोई योग्यता नहीं उसे कोई काम नहीं मिलता। अच्छा रहेगा तुम दोनों अभी इस गांव में ही 1 माह तक काम करो। उसके बाद तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम आगे के नगर में चले जाना। मंगरू को लगा कि किसान ठीक ही कह रहा है। आखिर शहर में बिना पैसों के पानी भी नहीं मिलता और हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। साले चोरों ने हमें लूट लिया। संगरू भाई की बात मान उन किसान के पास रहने को तैयार हो गए, मगर किसान के पास शर्त रखी कि हमें रोज के रोज मजदूरी मिल जानी चाहिए। किसान बोला बड़े बेवकूफ आदमी हो। अरे रोज पैसा लेकर क्या करोगे, जबकि मैं सुबह शाम भोजन दे दिया करूँगा। पैसा इधर उधर रख दोगे तो कोई चुरा लेगा। तुम महीने में 1 बार पैसा ले लेना। मंगरू बोला नहीं, तब तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। जब रोज पैसा दोगे तभी हम रह पाएंगे। किसान की पत्नी ने देखा कि अब बात बिगड़ रही है, बीच में बोल पड़ी कि तुम दोनों को रोज पैसा मिल जाएगा, लेकिन उस पैसे को कहीं रख कर ही तो दूसरे दिन काम पर जाओगे। यदि साथ ले गए तो काम करते वक्त पैसा गिर जाएगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों मेरे पास पैसा जमा करते जाना और जब हमारे यहाँ से जाना तो पैसा लेते जाना। दोनों बोले कि हाँ यह बात ठीक रहेगी, तुम पर हमें भरोसा है, मगर इस आदमी पर जरा भी विश्वास नहीं। पता नहीं तुम कैसे आदमी से विवाह कर ली हो। इस आदमी का चेहरा देखने से ही चोर जैसा लगता है। स्त्री बोली यह तुम दोनों के मालिक हैं, अपने मालिक को इस तरह नहीं बोलते। जाओ इनके साथ काम करो और शाम को घर आ जाना। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, उसे मेरे पास जमा करते जाना। दोनों उस किसान के साथ खेत में काम करने के लिए चल पड़े। शाम को किसान ने दोनों को 1-1 चांदी का सिक्का दे दिया। दोनों सिक्का उसकी पत्नी के पास जमा करा दिए। किसान के पास कोई पैसा नहीं था, वही 2 चांदी के सिक्के थे। दोनों भाई उस सिक्के को किसान की पत्नी के पास जमा कर देते थे, तो किसान रोज सुबह पत्नी से वह सिक्का वापस ले लेता था और शाम में दोनों को दे देता था। अब दोनों खुश थे कि रोज चांदी के सिक्के किसान के पत्नी के पास जमा हो रहे हैं। इस तरह अब 1 माह होने को आया। आज आखिरी दिन था। कल दोनों को किसान की पत्नी से पैसा वापस लेकर नगर के लिए जाना था। जब आधी रात हुई तो किसान की पत्नी किसान को बाहर से बुलाकर घर में ले गई। मंगरू सोचा कि आज दोनों की मस्ती सूझी होगी, इसीलिए स्त्री पति को घर के अंदर बुला ले गई है। मंगरू को भी दोनों की मस्ती देखने की लालसा जाग उठी, तो वह छुपकर दोनों की बातें सुनने लगा। वह सुनना चाहता था कि स्त्री पुरुष अकेले में कैसी बातें करते हैं। वह कान लगाकर सुनने लगा। उसने सुना कि स्त्री कह रही थी कि कल रात रहने के बाद दोनों मजदूर यहाँ से चले जाएंगे, मगर जाने से पहले हमसे हिसाब मांगेंगे, जबकि आपको भी पता है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, बस 2 सिक्के हैं जिसको हम हेरा फेरी करके उन्हें बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। कल को हमसे पैसा मांगेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। किसान बोला अरे भाग्यवान,
तुम बावली हो गई हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। अरे हम इसके उपाय भी खोज लिए हैं। कल रात मैं इन्हें चोर साबित कर दूंगा। बस तुम्हारी एक मदद चाहिए। तुम रात में चिल्ला देना कि मेरे घर में चोर घुस आए हैं। फिर हम कह देंगे कि चोर पैसा से भरा थैला लेकर भाग गया है। अब उसके बाद हमें मौका मिल जाएगा कि तुम्हारा पैसा चोर लेकर भाग गए तो हम क्या करें। स्त्री बोली कि मैं समझती थी कि आप चतुर नहीं हो, मगर आप कितने चालाक हो। हम वही करेंगे। उधर जल्दी से मंगरू अपने भाई के पास आया और उसे समझाया कि बेवकूफ, तुम सो रहे हो और हमारी 1 माह की मजदूरी लूटने की बात चल रही है। अब हम हर बार नहीं लूट सकते हैं। अभी ससुराल अपनी पत्नी के पास जाकर प्रेम वार्तालाप कर रहा है। अभी ससुराल अपनी पत्नी के पास जाकर प्रेम की बात कर रहा है। तब तक हम इसका बैल लेकर भाग लेते हैं। दोनों ने मिलकर किसान के बैल को खोल लिया और लेकर भाग चले। किसान 1 माह के बाद से पत्नी से बात करने गया था तो वह उसके पास ही सो गया। सुबह में जब दरवाजे के बैठक में आया तो दोनों मजदूर नहीं थे। पशुशाला में गया तो दोनों बैल भी नहीं थे। वह सिर पकड़कर बैठ गया कि मैं कहाँ। दोनों की मजदूरी मारकर खुश हो रहा था तो वह दोनों मुझे ही चूना लगाकर चले गए। पत्नी के पास गया और बतलाया कि हमारी चालाकी बेवकूफ़ी में बदल चुकी है। दोनों मजदूर रकम के हिसाब से कहीं ज़्यादा बैल लेकर भाग चुके हैं। दोनों बैल लेकर आगे भागे जा रहे थे। उधर दोनों बैल लेकर आगे भागे जा रहे थे। उस गांव से अब 15 मील दूर जा चुके थे कि भोर के वक्त एक किसान मिल गया। संयोग से उसका एक बैल खराब हो चुका था तो दूसरा मर चुका था। किसान बहुत उदास बैठा हुआ था तो दोनों ने उदासी का कारण पूछा। तब किसान ने बतलाया कि भाई, हमारा एक बैल मर गया है और दूसरा बुढ़ा हो गया है, इसीलिए हमारी खेती नहीं हो पाई है। तब दोनों कहने लगे कि काका, तुम दोनों बैलों को अपने पास रख लो और तुम्हारे पास जो भी पैसा हो हमें दे दो। किसान कहने लगा, भैया हमारे पास 200 चांदी के सिक्के हैं, चाहो तो ले लो। दोनों कहने लगे, काका अब देर मत करो, हमें दे दो, हम दोनों को बहुत दूर तक जाना है। वह किसान से पैसा लेकर आगे के लिए चल दिए। वह दिन भर चलते रहे मगर उन्हें नगर तो कहीं नहीं मिला। घनघोर जंगल मिल गया। वह जंगल में आगे बढ़ने लगे। उन्हें अब भूख और प्यास दोनों जोर की लग गई थी, मगर जंगल में उन्हें पानी मिलने का कोई चांस नहीं था। आगे उन्हें एक तालाब मिला तो दोनों खुश हुए कि चलो पानी पी लेते हैं। मगर मंगरू संगरू को रोक दिया। बोला, भाई आगे मत बढ़ना, तुम ध्यान से देखो, तुम्हें उस तालाब में जाते हुए जियों के कदम मिल जाएंगे, मगर लौटते हुए एक भी कदम नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इस तालाब के अंदर मगरमच्छ है। दोनों वहां से आगे बढ़ गए। हालांकि अब शाम होने को आ गई थी तो दोनों की समस्या और अधिक बढ़ गई थी कि जंगल में कहीं रात ना हो जाए। यही सोचकर दोनों आगे बढ़ने लगे। तब संगरू बोला कि भाई, अब मैं नहीं चल सकता हूँ, तुम यहीं रहने लायक कोई स्थान देखो। मंगरू बोला, हम इस जंगल में कोई घर थोड़े ही रखे हैं, यहाँ तो सिर्फ खतरनाक जानवर बसेरा करते हैं, रात होते ही हमें मार कर खा जाएंगे, जल्दी करो, आगे बढ़ते रहो। संयोग से संगरू को एक सुंदर सा घर दिखाई दे गया तो वह मंगरू से बोला कि भाई, वह देखो कितना सुंदर घर है, चलो आज की रात हम इस घर में रह लेते हैं। मंगरू बोला, तुम पागल मत बनो, अरे जंगल में कोई राजा महाराजा नहीं रहता, यदि यहाँ कोई घर है तो समझो कि यह कोई मायावी घर है। दोनों बेवकूफ थे, परंतु जब से ठगे गए थे दोनों में अकल आ गई थी। संगरू बोला कि भाई, अब चाहे जिसका घर हो, आज हम उसी में बसेरा बनाएंगे। संगरू मंगरू दोनों उस घर के अंदर प्रवेश कर गए। प्रवेश करते ही घर का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया।
दोनों घबरा कर इधर उधर देखने लगे कि तभी उनमें एक छोटी सी डायन दिखाई पड़ी। वह दोनों को देखकर बहुत खुश हुई और जोर जोर से हंसने लगी, मगर अगले ही पल रोने लगी, फिर रोने लगी, फिर हंसने लगी। संगरू बोला कि मैं जानता हूँ कि अब तुम हम दोनों को मारकर खाओगी, मगर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हंस भी रही हो और रो भी रही हो, इसका क्या कारण है। डायन बोली, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि हमारे पास घर बैठे आहार मिल गया है, मगर दुखी इसलिए हो रही हूँ कि तुम दोनों को मार दिया तो मेरा भाई भी मर जाएगा। मैं अपने भाई को मरते नहीं देखना चाहती, इसीलिए रो रही हूँ। अगर मेरा देखा हुआ शिकार भी मेरा भाई करता है तो वह मर जाएगा। यह एक महात्मा का श्राप है कि मैं किसी मनुष्य का शिकार नहीं कर सकती। अब इस असमंजस में मैं हूँ कि तुम दोनों का क्या करूँ। संगरू बोला, तुम जल्दी से पहले हमें खाना बनाकर खिला दे, फिर हमें अच्छा सा बिस्तर लगाकर सोने को दे दो। अब हम इसी महल में कई महीने तक रहेंगे, क्योंकि तुम खुद हमारी रक्षा करोगी। अपने भाई को बचाना है तो हमें भी बचाना है, समझ ले, हम भी तेरे भाई ही हैं, एक तरफ सौतेला और एक तरफ असली भाई, मगर जो भी है हम अब तेरे भाई हैं। डायन ने जल्दी से अपने तंत्र विद्या से खाना बनाया और खिला दिया, फिर बोली कि मैं तुम दोनों को यहाँ से भाग जाने का रास्ता देती हूँ, तुम दोनों भाग जाओ, अभी हमारा भाई आने वाला है, अगर तुम दोनों को देख लिया तो अवश्य मारेगा। संगरू बोला, अब तुम समझो कि क्या होगा, हम यहाँ से नहीं जाने वाले। ये बात कर ही रहे थे कि राक्षस के आने की आहट सुनाई देने लगी। डायन बोली कि जल्दी से कहीं छुप जाओ। डायन ने दोनों को अपने मंत्र विद्या से जुएं बना दिया और सिर के बालों में छिपा ली। राक्षस आते ही बहन पर दहाड़ा कि तुम जरूर किसी इंसान को छुपाई हो, हमें तो लगता है कि तुम मेरी अनुपस्थिति में किसी मनुष्य से प्रेम करने लगी हो और उसके साथ मिलकर बदमाशी भी करती हो। डायन बोली कि तुम दिन प्रतिदिन पागल होते जा रहे हो। राक्षस बोला, चाहे तुम कुछ भी कह लो, मगर मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। डायन बोली कि तुम अपनी तसल्ली के लिए घर में देख सकते हो। राक्षस घर के कोना कोना छान मारा और बोला कि लगता है मेरी नाक खराब हो गई है। बहन, तुम गलत पर नहीं हो। बहन ने खाना खिला दिया तो वह राक्षस गुफा में सोने चला गया। बहन से बोल गया कि घर का दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। राक्षस के जाने के बाद डायन ने दोनों को अपने सिर के बाल से बाहर निकाला और मनुष्य बना दिया। कहने लगी कि अब तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। संगरू बोला कि हम पागल नहीं हैं कि इस तरह यहाँ से चले जाएंगे, हमें यहाँ से भेजना है तो कुछ रुपए पैसे का प्रबंध करो। डायन ने कहा, अच्छा तो तुम सब धन की खोज में जंगल में आए हो तो मैं तुम्हें धन दे देती हूँ। हमारे पास धन की कमी थोड़े ही है, तुम जितना चाहो ले जा सकते हो। तुम यहाँ से सीधे सामने वाले पेड़ के पास जाओ और मांगो कि हमें धन चाहिए, तुम्हें तुम्हारे ले जाने भर धन मिल जाएगा। डायन के बताए अनुसार दोनों सामने पेड़ के पास गए और पेड़ से मांगा कि हमें 2 घड़ा सोने के सिक्के दे दो। पेड़ ने दोनों को एक एक घड़ा सोने का सिक्का दे दिया तो संगरू बोला कि अब थैला लाने, हम घर थोड़े ही जाएंगे, एक एक थैला भी दे दो। पेड़ से एक एक थैला भी मिल गया। दोनों ने जल्दी से सोने का घड़ा लिया और जंगल से बाहर के लिए भाग चले। वह बहुत तेज चलने लगे, उस गांव में आ गए जिस गांव में 2 लड़कियों की बातें करते सुने हुए थे। उन्हें तो ले जाने वाला कोई नहीं था, तो दोनों ने सोच लिया कि चाहे उन्हें कोई नहीं ले जाए, मगर हम तो उन्हें ले जाएंगे। हम तो कोई एक पत्नी चाहते हैं, बेचारी दोनों दुखियारी की जिंदगी संवर जाएगी और हम दोनों को पत्नी मिल जाएगी। हमारे पास अब इतना धन है कि इसे खाने वाला चाहिए, कम होगा तो फिर डायन किस लिए है।
फिर आएंगे और उनसे मांग लेंगे। हम उस पेड़ से भी तो मांग सकते हैं। मंगरू अपने भाई संगरू को समझाया कि तुम जिस लड़की के घर देखकर आए थे उसके घर चले जाना और मैं जिस लड़की का घर देखकर आया था उसके घर जाऊंगा। संगरू बोला कि पत्नी के घर खाली हाथ नहीं जाते, चलो गांव से बाहर बाजार लगी है वहां से कपड़े मिठाई ले लेते हैं। दोनों के पास पहले से चांदी के सिक्के पड़े थे, उन्हें सबके सामने थैला नहीं खोलना पड़ा। वह कपड़े और मिठाई खरीदकर उस घर की तरफ चल दिए जिस घर को दोनों ने देखा था। मंगरू पहले उस लड़की के घर पर गया और सास ससुर का पैर छू लिया, फिर मिठाई और कपड़ा दिया। वे पूछे कि आप लोग शायद पहचानते नहीं होंगे। सास बोली, बेटा अब हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा, तुम बिटिया के पाहुन हो ना। मगर इतने दिन कहाँ थे। वह सास ससुर को अंदर घर में ले गया और बोला कि मैं बाहर कमाने गया था, अभी तो घर भी नहीं गया, बाहर से ही यहाँ आ रहा हूँ। सास बोली कि बेटा बेटी का ख्याल रखना। तब वह थैला खोलकर अपनी सास को सोने का घड़ा दिखा दिया। कहने लगा, यह आपकी बेटी के लिए है, रानी बनकर राज करेगी। उसकी पत्नी भी देख रही थी कि यह वह तो नहीं है मगर बहुत अमीर है, उसके साथ ही जाना ठीक रहेगा। उधर संगरू के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों अपनी अपनी पत्नी को विदा कराकर घर को चल पड़े। मंगरू अपनी पत्नी से बोला कि मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि वह तुम्हारा पहले वाला पति मैं नहीं हूँ जो तुमसे विवाह करके भूल गया। तब उसकी स्त्री कहने लगी, हम दोनों को पता है कि तुम वो नहीं हो, मेरे पति नहीं हो, जो हो मेरी बात कुएं पर हुई थी तुमने गौर से सुन लिया था। तुम वो हो जो हमारे पीछे हमारे घर तक आए थे और लौट कर गए थे। लड़की कहने लगी, तभी मैं जान गई थी कि हमारे पहले पति आए या न आए, तुम दोनों जरूर आओगे। हम भी तुम दोनों का रास्ता कब से देख रही थी। अब तुम दोनों हमारे पति हो और अच्छे पति हो। हम स्वेच्छा से आप दोनों के साथ आई हैं। दोनों जब पत्नी लेकर घर पहुँचे तो घर में कोई नहीं था। बुढ़िया दादी खुश होकर कुछ आगे बढ़ी मगर फिर उदास होकर लौट गई। तो मंगरू की स्त्री ने कुछ भाप लिया। कहने लगी, हम आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि आपकी माँ या दादी हमें घर में प्रवेश ना करवाएं। मंगरू समझ गया कि स्त्री बहुत चतुर है। वह दादी के पास गया और उसके चरण पकड़ लिए कि दादी तुम मेरे घर चलो, मुझसे गलती हुई है। हम तुम्हें अपशब्द कहे हैं मगर उस वक्त पागल थे, बेवकूफ़ थे, अब हम चतुर हो गए हैं। हमें समझ में आ गया है कि तुम ही हमारी असली माँ हो। बुढ़िया ममता की भूखी थी, तुरंत चली आई और बहू को घर में प्रवेश करा दिया। बुढ़िया के दोनों बेवकूफ ससुराल से पत्नी लेकर आ गए थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर राधे राधे लिखें और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि एक कमेंट से आपके मेरा उत्साह बढ़ता है, क्योंकि कहानी बनाने में बड़ी ही मेहनत लगती है। तो एक बार कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।